ये कहानी शुरू होती है मिश्रा परिवार के दरवाजे से, जहां गाड़ी की डिलीवरी का एक बड़ा सा कार्टून उतारकर 2 लोग मिश्रा जी के घर के अंदर ले जा रहे थे। इतने बड़े कार्टून से पार्वती के घर में क्या आया होगा निर्मला? अरे क्या पता अंदर कुछ है भी या नहीं। आजकल ना दिखावा ज्यादा हो गया है। 1 हफ्ते पहले तूने मिक्सर ग्राइंडर मंगवाया था, फिर कल ज्योति भाभी ने सोने का हार ले लिया। आए दिन हर कोई कुछ न कुछ मंगवाता रहता है। ऐसे में पार्वती के घर में कुछ ना आना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, इसलिए खाली कार्टून मंगवाकर हवा बना रही है। नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। लोगों को दिखाने के लिए छूट में ये गाड़ी मंगवाने का खर्च कौन ही करेगा। पार्वती की बेटी करोड़पतियों के यहाँ भी आई है, उसने भी कुछ भिजवाया हो सकता है। मुझे तो लगता है फ्रिज होगा। इनकी फ्रिज की हालत देख रही है। ऐसा है कि खाना एक बार बाहर रह जाए तो बच जाए, पर फ्रिज में रख दिया जाए तो पक्का सड़ जाएगा। और मोहन भैया की जेब से तो 2 पैसे नहीं निकलते। ऐसे में बेटी ने भाभीयों की सहूलियत के लिए भिजवा दिया होगा फ्रिज। ये तो आसपास वालों की जजमेंट थी। अब चलिए आपको ले चलते हैं मिश्रा परिवार के घर पर, जहां एक कार्टून खुलने वाला था। भाभी जल्दी आइए, हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ गया है। कपड़ों के पीछे जो टाइम वेस्ट होता था वो अब नहीं होगा। हाँ तो इसमें खुशी की क्या बात है। वॉशिंग मशीन नहीं आया है, नया खर्च आया है। भूल गई क्या ईएमआई पर है वॉशिंग मशीन? आंटी से पैसे तो मेरे दोनों बेटे के निकलेंगे। तुम दोनों को क्या है, तुम्हें तो सिर्फ काम से बचना है। लोग ही कितने हैं इस घर में गिनकर? 10 लोगों के कपड़े तुम दोनों से धुल नहीं रहे थे, बताओ। अरे पार्वती जी अब जाने भी दीजिए। पिछले 6 महीने से इसी टॉपिक पर तो बहस हो रही है। सबने हामी भरी, तब जाकर तो वॉशिंग मशीन आई है। आप जाकर जल्दी से रोली चावल ले आइए, नया वॉशिंग मशीन है, पूजा कर दीजिए इसकी। बिल्कुल पापा, वो तो करनी पड़ेगी। हमारे घर में फिलहाल सबसे महंगी चीज ये वॉशिंग मशीन ही तो है। इतनी वैल्यू तो इस घर में मेरी भी नहीं है जितनी इसकी है। 80,000 रुपये कम थोड़ी ना होते हैं। तभी नैना छत की सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आती है और वॉशिंग मशीन को देखकर उसे लिपट जाती है। देख लिया करण जी, मैं ना कहती थी ग्रे कलर सबसे बेस्ट लगेगा। देखिए क्या प्रीमियम क्वालिटी की वॉशिंग मशीन लग रही है। इतना सुंदर तो हमारा घर भी नहीं है। मम्मी जी के मुंह से ज्यादा सुंदर मुझे ये वॉशिंग मशीन लग रही है। तेरी हाँ में हाँ भरती बहू, तो ज्यादा ओढ़ मत। OLX पर चीजों को बेचना जानती हूँ मैं। मेरा पारा चढ़ा ना तो किस तरह से मशीन आया है उसी तरह से वापस भिजवा दूंगी। ग्रे कोई रंग होता है इतना फीका? मैंने कहा था लाल चटक रंग की वॉशिंग मशीन मंगवाओ, पर नहीं, इन्हें तो उदास रंग ही समझ में आते हैं। अब दोनों लड़कों से कहकर वॉशिंग मशीन की फिटिंग करवा दो। अब इस मशीन के पीछे कम से कम 5,000 का और खर्चा बाकी है। पहले नल लगेगा, फिर पाइप लगेगी। पार्वती को छोड़कर पूरा घर मशीन के आगे पीछे घूम रहा था, जो कि लाजमी था। जब भी किसी मिडिल क्लास परिवार में कोई नई चीज आती है तो सभी का ध्यान उसी पर रहता है। कोई चाय देगा मुझे? आधे घंटे से मांग रही हूँ। एक साथ दोनों बहुएं जाकर मशीन से चिपकी पड़ी है। मानो मशीन में सिर्फ कपड़े नहीं धुलेंगे, खाना भी मशीन ही बना कर देगी ना। अरे दादी इतनी फिक्र क्यों कर रही है आप? सुषमा दादी के यहाँ जाकर चाय पी लीजिए ना। वो तो रोज हमारे घर चाय पीने आती है। हमारी तरफ से कोई तो होना चाहिए जो हमारा खर्च वसूल करे। बोला माँ का चमचा बोला। जाती हूँ सुषमा के घर, अब तो वहीं चाय नसीब होगी। अभी तक जो पार्वती वॉशिंग मशीन को लेकर अपने घर वालों को खरी खोटी सुना रही थी, सुषमा के घर पहुंचती ही पूरी तरह बदल जाती है। अपनी गर्दन ऊंची किए ठाठ में पार्वती सुषमा के दरवाजे पर पहुंचकर उसे आवाज लगाती है। अरे सुषमा, कहाँ हो? पार्वती, तू इस गरीब के घर आज? तुझे कैसे वक्त मिल गया? मुझे तो आना ही था सुषमा। घर पर काम चल रहा है ना। फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो मंगवाई है बहुओं ने, पिछले 15 दिन से कह रही थी मम्मी जी मशीन मंगवा दो, मम्मी जी मशीन मंगवा दो। तो मैंने भी कह दिया मंगवा ले बेटा। भगवान ने किसी चीज की कमी तो दी नहीं जो मैं मना करूंगी। उसी की फिटिंग हो रही है तो पानी का कनेक्शन एक बार बंद किया है। ऐसे में बहू बेचारी चाय बनाए तो कैसे, तो मैं तेरे यहाँ आ गई। कोई बात नहीं पार्वती, मैं तेरे घर आऊं या तू मेरे घर ही की तो बात है। तुझसे मुलाकात हो गई और क्या चाहिए? वैसे कितने की पड़ी मशीन? यही कुछ लाख 1.25 लाख की है।
सब तो कह रहे थे भाई इतनी मोटी रकम एक बार में पेमेंट करोगे तो इनकम टैक्स वालों की नजर पड़ जाएगी। पर मैंने कहा देखो भाई मैं तो ये ईएमआई वाले झंझटों में नहीं पड़ सकती। अच्छा चल सुषमा, मेरी तो चाय खत्म हो गई, चलती हूँ। हाँ, अभी दरवाजे से निर्मला अंदर आती है। तू यहाँ है पार्वती? तुझे ढूंढने में तेरे घर गई थी, पता चला तू यहाँ आई हुई है। सुना वॉशिंग मशीन आई है तेरे घर पर, वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक। सिर्फ नाम की ही फुल्ली ऑटोमेटिक है या काम भी करेगी? फुल्ली तो सिर्फ नाम का होता है निर्मला, वही मशीन तो हमारे भी घर पर है। अरे ये वो वाली मशीन नहीं है सुषमा, ये तो ऐसी मशीन है कि कपड़े ऐसे धुलकर बाहर आते हैं मानो अभी अभी ड्राई क्लीन किए गए हो। मशीन में सिर्फ कपड़े डालने हैं, धुलकर सूख कर बाहर आते हैं। पार्वती अपनी सहेलियों के सामने शीखी बघाकर अपने घर वापस लौट आती है। रात को नैना सुनैना खाना तैयार करके सभी को परोसती हैं। खाना कैसा बनाया पापा जी? खाना तो खाना है, इसमें क्या अच्छा बुरा? अच्छा है। किसी के चेहरे पर एक शिकन नहीं दिख रही। ईएमआई भरनी होगी इस मशीन की, ऊपर से बिजली का बिल लगेगा सो अलग। इतने पैसे की एफडी की होती ना तो 10 साल में 8 लाख रुपए हाथ में आ जाते। प्रेम जी, आपकी प्लेट की रोटियां खत्म हो गई है, गर्मा गर्म बन गई है, मैं अब भी लेकर आती हूँ। सुनैना और नैना पार्वती की बात को एक कान से सुनती है और दूसरे से निकाल देती है। इसी तरह 2-3 दिन और निकल जाते हैं और फिर एक सुबह सुषमा अपने बेटे की सफेद शर्ट लिए पार्वती के घर आती है। पार्वती, तेरे घर पर तो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है ना, जरा मेरे बेटे का शर्ट घुमा दे। रात को उसका ईमेल आया था कि सुबह उसे इंटरव्यू देना है, पर उस नालायक ने सुबह 7 बजे ईमेल देखी। अब 10 बजे तो ऑफिस निकलना है उसे, और शर्ट इतनी गंदी हो रखी है कि मैं अपने मशीन में डालूं तो साफ ही ना हो। तूने तो कहा था तेरे मशीन में लॉन्ड्री की तरह कपड़े साफ होते हैं, तो जरा साफ कर देना। ये सही मौका है मम्मी जी की नजरों में वॉशिंग मशीन की इज्जत बढ़ाने का। मम्मी जी कहाँ काम करती है आंटी जी, आप ये शर्ट मुझे दीजिए, मैं अभी धोकर ला देती हूँ शर्ट। और 25 मिनट के अंदर नैना शर्ट को चकाचक धोकर सुखाकर आयरन करके सुषमा को दे भी देती है। वाह वाह बहू, क्या सफाई की है तूने शर्ट की। मेरा मतलब मशीन ने क्या सफाई की है शर्ट की। पैसा वसूल चीज लेकर आई है तू तो पार्वती। अच्छा अब मैं चलती हूँ। देखा मम्मी जी, आप ईएमआई का रोना रो रही थी, यहाँ मशीन के चक्कर में मोहल्ले वालों का काम भी हो जा रहा है। पैसे तो कोई भी कमा लेगा, पर ये तारीफ सबके नसीब में नहीं होती। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। पार्वती के घर आई फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन अभी कई लोगों के काम आने वाली थी। शाम के 6 बजे निर्मला अपनी नई साड़ी लेकर पार्वती के घर आती है। देखना पार्वती, ये क्या हो गया? रात को 8 बजे सुभाष भाई साहब की बेटे की शादी में जाना है मुझे। ये साड़ी पहनने वाली थी मैं, और पोते ने इस पर चाय गिरा दी। जरा अपनी बहू से कहकर इसे धुलवा देना। सुबह सुषमा के बेटे की क्या शर्ट धोई है तेरी बहू ने, उसकी तो नौकरी लग गई। अरे बहू जरा बाहर आ, तेरे प्यारे वॉशिंग मशीन के लिए दूसरा काम आया है। हमारा प्यारा वॉशिंग मशीन, आपका दुलारा वॉशिंग मशीन मम्मी जी। सुनैना जाकर वॉशिंग मशीन में साड़ी को धोने के लिए डाल देती है और साड़ी अच्छी तरह से धुलकर साफ हो जाती है। तभी नैना वहां आती है। अरे अभी साड़ी पूरी सूखी कहाँ है, 10 मिनट जाकर कमरे में डाल दे और फिर हल्की सी स्टीम आयरन घुमा देना। मोहल्ले वालों को भी तो लगना चाहिए, ऐसी वैसी मशीन में कपड़े नहीं धोते हम। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है भाई, फुल्ली ऑटोमेटिक। और जब मोहल्ले वाले सेटिस्फाइड होंगे तभी तो वो मम्मी जी से हमारे वॉशिंग मशीन की तारीफ करेंगे। और ऐसे जो ईएमआई का गाना मम्मी जी गाती रहती है ना, वो फाइनली बंद होगा। मान गए आपको भाभी कसम से। सुनैना बिल्कुल वैसा ही करती है। अपनी साफ सुथरी साड़ी देखकर निर्मला की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पूरे मोहल्ले में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि मिश्रा परिवार में ऐसा वॉशिंग मशीन आया है जो लॉन्ड्री की तरह कपड़े धोता है। पर अगली सुबह से पड़ोस वाले अपने कपड़े लेकर मिश्रा भवन के दरवाजे पर नंबर लगाना शुरू कर देते हैं। रोज रोज आते पड़ोसियों से अब मिश्रा जी परेशान होने लगे थे। क्या जरूरत थी मोहल्ले वालों को मशीन के बारे में बताने की? अब एक आदमी को तो सभी के कपड़े लेकर धोने डालने का काम करना पड़ेगा। आस पास वालों को ना करते बनता नहीं। आज हम उन्हें ना कहेंगे तो कल वो हमें जरूरत पर ना कर देंगे। ये तो नैना सुनैना की गलती है पापा। क्या जरूरत थी मार्केट में इतना ढिंढोरा पीटने की? अब ये दोनों किचन का काम करेंगी या मोहल्ले वाले के कपड़े धोएंगी? तभी सुरेश, उनका पड़ोसी, दरवाजा खोलकर अंदर आता है। अरे करण बेटा, जरा बहू को बुला दो,
ये मेरे पोते पोतियों के स्कूल के ड्रेसेस है, अब इन्हें स्कूल के लिए निकलना है और देखो कपड़े धुले नहीं है, जरा बहू से कहकर साफ करवा दे वरना इनकी टीचर बहुत डांटती है। रसोई में खड़ी नैना ये सब सुन रही थी। ये क्या भाभी, आपने तो कहा था मम्मी जी हमारी तारीफ करेंगी, यहाँ तो पापा जी, जेठ जी और बाकी सब हमारे पीछे पड़ गए। अब क्या करेंगे? इस तरह हम रोज रोज मोहल्ले वालों के कपड़े धोते रहे और रसोई के कामों में देरी होती रही तो पक्का मम्मी जी हमारे मशीन को OLX पर बेच देंगी। तू ना टेंशन बड़ी जल्दी ले लेती है सुनैना, ये सारा प्रपंच मैंने ऐसे ही थोड़ी ना फैलाया है। नैना बाहर हॉल में जाती है और सुरेश से कहती है, सिर्फ 2 ही यूनिफॉर्म लाए आप अंकल जी, थोड़े और कपड़े ले आते, हम मना थोड़ी ना करते, बस इन कपड़ों को धोने के पैसे लेते और क्या। पैसे? वो क्या है ना, ये वॉशिंग मशीन हमने कमर्शियल यूज के लिए मंगाया था। अभी तक जो आप लोगों को हम सेवा दे रहे थे वो बस एक डेमो था, अब से कपड़े धोने के चार्जेस लगेंगे। प्राइस लिस्ट मैं तैयार करके सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगी। फिलहाल के लिए दोनों ड्रेसेस के 50 रुपए हुए। सुरेश इतनी हड़बड़ी में था कि हामी भर देता है और अपने नए बिजनेस का श्री गणेश कर नैना 50 रुपए कमा लेती है। आप कहिए पापा जी, अभी भी शिकायत है कि आपको? और मम्मी जी, आप EMI की टेंशन में थी ना, इसलिए मैंने ये दिमाग लगाया कि अब मोहल्ले वालों के कपड़े तो धोएंगे हम, पर पैसों के बदले। मेहनत ही क्या है इस काम में, सिर्फ मशीन में कपड़े डालने हैं और धोने के बाद निकालने हैं। नहीं तो भी 15 से 20 हजार रुपए आराम से आ जाएंगे। 5,000 मशीन की EMI चली जाएगी, बाकी 10,000 जेब में। जीती रहे बहू, जीती रहे, मुझे तो पता ही था तो कुछ बड़ा ही करेगी। शाम को ही नैना कपड़े के धोने के प्राइस का लिस्ट बनाकर सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देती है और अगली सुबह से शुरू हो जाता है देवरानी जेठानी का नया नवेला धोबी घाट। अरे बिजनेस वुमन नैना कहाँ हो? अरे इतनी बड़ी सामने मैं खड़ी नहीं दिख रही क्या निर्मला? साड़ी धोनी है, ला दे। मांग तो ऐसे रही है जैसे कि मुफ्त में धो देगी। अरे 150 रुपए, पहले जो कुछ था सब डेमो था। एक साड़ी का 30 रुपया, कैश डिपॉजिट करके साड़ी तेरे घर पर पहुंच जाएगी। हाँ देती हूँ। देख ले 5 साड़ियां दे रही हूँ, अच्छे से धोना। पार्वती को अपनी साड़ियां देकर निर्मला चली जाती है। उसके बाद आती है सुषमा, ज्योति, सुरेश, मनमोहन और ऐसे ही कई और कस्टमर। इतने सारे कपड़े देखकर सुनैना तो वॉशिंग मशीन के पास ही चेयर लगाकर बैठ जाती है। अरे सुनैना, कपड़ों के पास ही बैठी रहोगी क्या? जरा इधर भी आओ, 10 लोगों का खाना अकेले मैं बनाऊं क्या? ये सुनैना ना बड़ी काम चोरी करने लगी है, बिजनेस का कहकर काम से बचना चाहती है, अभी कान खींचती हूँ इसके। नैना सुनैना के पास जाती है। मशीन के अंदर बैठकर हाथ से रगड़ रगड़ कर कपड़े नहीं धोने हैं, 80,000 की मशीन है, सिर्फ कपड़े डालने हैं मशीन में, अपने आप धुल जाएंगे। जब मशीन ऑफ होगी तब जाकर कपड़े बाहर निकाल कर सुखा देना, हो गया काम। चल अब मेरे साथ रसोई में। पर ऐसे कैसे भाभी, 8-10 लोगों ने अपना काम दिया है, देखकर कपड़े डालने होंगे ना, पता चला आपस में मिल गए तो अलग स्यापा। अरे तू इतना क्यों सोच रही है? कौन से किसी ने अपने नए कपड़े दिए हैं? रोजमर्रा के कपड़े हैं, एक साथ मशीन में डाल दे और चल मेरे साथ रसोई में आटा लगाने। सारे कपड़े एक साथ धोने डालकर सुनैना रसोई में काम करने चली जाती है। जैसे ही मशीन बंद होने की सीटी बजती है, सुनैना तवे पर पराठे को छोड़कर भागती हुई जाती है और मशीन से कपड़े निकालकर सुखाना शुरू कर देती है। सिर्फ कहने की बात है कि धुलकर सूखकर कपड़े बाहर आ जाएंगे, जरा सा गीलापन तो कपड़ों में रह ही जाता है। बालकनी भर गई, हॉल भर गया, बाकी कपड़ों को मम्मी जी के कमरे में सुखा देती हूँ। सुनैना यहाँ कपड़े सुखा रही थी, वहां सुषमा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आग लगवाकर बांधोगी क्या तुम दोनों? यहाँ रसोई में पूरा पराठा जल गया, अगर मैंने देखा न होता तो आग लग जाती। सुषमा की आवाज सुनकर दोनों बहुएं भागते हुए वहां आती है। मैं तो बाथरूम में चली गई थी मम्मी जी। सुनैना तो रसोई में थी। घूम फिर कर आप मेरा नाम क्यों बदनाम करने लगती है भाभी? कपड़े भी मैं ही देखूं, रसोई भी मैं ही संभालूं। मेरे सोनू के एग्जाम चल रहे हैं, रात को उसे पढ़ाना भी होता है, क्या क्या करूं मैं? आप भी जरा कुछ कर लीजिए। इन कपड़ों को सुखाने के बाद इन्हें उतार कर समेट कर कस्टमर को सौंपने की जिम्मेदारी आपकी है। अभी तो काम शुरू हुआ ही था कि घर का माहौल बिगड़ने लगा था। इसी तरह दिन बीत रहे थे कि एक दोपहर सुषमा अपने पति का कुर्ता लिए मिश्रा भवन में आती है। ऐसे काम करोगी क्या तुम दोनों? लॉन्ड्री से कपड़े ऐसे कुचले हुए आते हैं क्या? आयरन करके देते कपड़ों की? अब 10 रुपए में हम आपको कपड़े धोकर सुखाकर आयरन करके दे, ऐसा नहीं होता आंटी जी। मैंने पहले ही कह दिया था, आयरन की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो फिर ला मेरे पूरे 10 रुपए वापस कर। ऐसे कपड़े तो मैं घर पर भी धो लेती। ये पकड़ 2 रुपए।
अब तो आयरन कर देगी ना? 12 रुपए में धोकर आयरन तो मैं लॉन्ड्री वालों से करवा लेती हूँ। जिंदगी में मम्मी जी की सहेलियों ने पीएचडी कर रखी है। अगर इन्हें इनके पति का कुर्ता आयरन करके नहीं दिया तो ये हर जगह हमारी बदनामी कर देगी। सुनैना को पता नहीं होगा ना आंटी जी, आप मुझे दीजिए, कुर्ता मैं कर देती हूँ आयरन। यहाँ सुषमा अपने पति का कुर्ता आयरन करवा कर निकलती है। वहां ज्योति अपना कंप्लेंट लेकर मिश्रा जी के घर पहुंच जाती है। ये भी अच्छा दोगलापन तुम दोनों देवरानी जिठानियों का है। एक कस्टमर को कपड़े आयरन करके मिल रहे हैं, दूसरे की महंगी साड़ी ऐसे ही वापस की जा रही है। मेरे काम में अगर 3-5 किया ना तो पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दूंगी, तुम दोनों को कह देती हूँ। हाँ, ऐसे कस्टमरों का काम लेने की जरूरत क्या थी सुनैना तुम्हें? इनके पैसे वापस करो, रफा दफा करो इन्हें। इतनी भी समझ नहीं है कि पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा है, इस वक्त अपनी प्रॉब्लम लेकर ना आए। तेरी माँ की उम्र की हूं मैं, ज्यादा जबान दराजी करने की जरूरत नहीं है, वरना मर्द मेरे घर पर भी है, पैसे भी लेकर जाऊंगी और केस भी ठोक दूंगी। खाने के टेबल पर ही इतनी गर्मा गर्मी हो जाती है कि अपनी जेब से 150 रुपये निकालकर नैना को ज्योति के हाथ पर रखकर उसे अलविदा कहना पड़ता है। तुम लोगों के पास जो भी कपड़े बचे हुए हैं, मैं कहता हूँ उसे डायरेक्ट रिटर्न कर दो और कह दो कि हमने काम बंद कर दिया है। आप ना जी छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं। एक दो ऐसे टेढ़े कस्टमर आपकी दुकान पर भी आते होंगे। अभी अच्छे खासे कपड़े हैं हमारे पास, नहीं तो भी 3000 का काम है। मैं वो सब कंप्लीट करने के बाद काम बंद कर दूंगी पक्का। अगली सुबह नाश्ता बनाने की हड़बड़ी में नैना किसी के डेली वेयर के कपड़े, किसी के सफेद कपड़े और किसी की हैवी साड़ियां एक साथ ही मशीन में डालकर अपने काम में लग जाती है। देख सुनैना, धोने के बाद मैंने कपड़ों को सुखा दिया था, सूख गए होंगे, बस तू जाकर समेट ले। जैसे जैसे कस्टमर अपने कपड़े वापस लेने आएंगे तू उन्हें देती जाना। इतना तो कर लेगी ना? सुनैना भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाती और सारे कपड़े समेटकर एक तरफ कर देती है और फिर आती है निर्मला अपने कपड़े लेने। अरे राम, मेरी गुलाबी साड़ी को नीला कर दिया तुम लोगों ने। सारे कपड़े साथ में धोती हो क्या? ये देख पार्वती, 5000 की साड़ी थी मेरी। ये लो, 10 काम एक साथ करोगी तो यही होगा ना। मैंने कहा था ऐसे ही मुंह उठाकर काम करना आसान नहीं होता। जितना कमाओगी नहीं उतना तो नुकसान हो जाएगा। अरे जेठ जी, तो सिर्फ एक साड़ी निकली है, सारे कपड़ों पर ही रंग चढ़ा हुआ है, अब क्या होगा? मिश्रा परिवार जो 1 महीने पहले तक काफी सुखी था, उनके घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लग जाता है। सभी के खराब हुए कपड़ों के बदले मोहन जी को अपनी आंटी से ही कंपेंसेशन के पैसे देने पड़ते हैं और जिस कार्टून में फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन पैक होकर आई थी उसी में वापस भेज दी जाती है। माँ जी, अब तो राहुल भैया के लिए कोई लड़की देखना शुरू कर दो। देखो, अब तो वो अच्छी जॉब भी कर रहे हैं और अभी शादी की उम्र भी हो गई है। हाँ बहू, तू सही कहती है, पर देख इस बुढ़ापे में मेरी बस की तो कुछ नहीं है करना। ये सब लड़की वड़की देखना तेरे काम है। तुझ पर मुझे पूरा भरोसा है कि तू उसके लिए अच्छी लड़की ही देखेगी। अरे माँ जी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप मुझे क्यों दे रही हैं? तूने जब घर की सब बड़ी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है तो फिर ये क्यों नहीं, अब तू ही देख उसके लिए लड़की। ठीक है माँ जी। अगले ही दिन से मधु अपने देवर के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है। वो एक के बाद एक 4 लड़कियां देख लेती है, पर उसे एक भी लड़की समझ में नहीं आती। अरे मधु, तुमने तो इतनी लड़कियां देख डाली, आखिर ऐसी कैसी लड़की चाहिए तुम्हें अपने देवर राहुल के लिए? देखो जी, माँ जी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो मैं उसे अच्छे से निभाना चाहती हूँ और मैं राहुल भैया के लिए सबसे अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। कल वैसे एक लड़की को देखने जाना है, क्या पता यही हो मेरी होने वाली देवरानी। अगले दिन सब उस लड़की को देखने जाते हैं। उस लड़की का नाम था सरिता। सरिता बड़ी ही सुंदर, पढ़ी लिखी और अमीर घर से होती है। ये लड़की मुझे बड़ी पसंद है, इसकी और राहुल की जोड़ी खूब सुंदर लगेगी। चलो जी, फिर हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। जी, हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का है। बड़ी धूमधाम से सरिता के माँ बाप उसकी शादी करते हैं। वो शादी में खूब पैसा लगाते हैं और दहेज में राहुल को गाड़ी और घर का सारा सामान देते हैं। शादी के बाद सरिता की मुंह दिखाई होती है। ये ले बहू, मेरी तरफ से सोने की चेन, मेरा आशीर्वाद है, इसे हमेशा संभाल कर रखना है। ये लो भाभी, मेरी तरफ से सोने के कान के बुंदे, देखो एकदम मॉडर्न डिजाइन के हैं, आपके ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे। ये मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा, इसे हमेशा संभाल कर रखना। सरिता बड़ी खुश होकर रात को सारे गिफ्ट खोलती है। फिर उसके हाथ में उसकी जेठानी का दिया गिफ्ट आता है। वो एक्साइटमेंट में
उस गिफ्ट के डिब्बे को खोलती है तो उसमें से एक किताब निकलती है। हैं? ये क्या है? भगवत गीता। हद होती है चिंदेपन की भी। लगता है बिल्कुल ही फटीचर घर से है जो एक ढंग का गिफ्ट भी नहीं दे सकी मुंह दिखाई में। अगली सुबह, सरिता आज तुम्हारी पहली रसोई है तो कुछ बढ़िया सा बनाना, ठीक है? तो आपको क्या लगता है मुझे खाना बनाना नहीं आता? पता है कितने महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाती हूँ मैं, कभी इटालियन, कभी चाइनीज़, कभी थाई, तो कभी कॉन्टिनेंटल। यू नो व्हाट, मुझे तो ये इंडियन फूड एकदम गरीबों वाला खाना लगता है। आज मैं सबको इटालियन पास्ता बनाकर खिलाती हूँ। आई डोंट थिंक कि आपने कभी पहले खाया भी होगा। जो तुम्हारा मन हो वो बनाओ सरिता। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सरिता इटालियन पास्ता लेकर आती है। अरे पहली रसोई में तो कुछ मीठा बनाते हैं बहू, ये तुम क्या बना कर ले आई? अब माँ जी मीठा हम किसी और दिन खा लेंगे ना, आज कुछ अलग खा कर देखते हैं। यह बात भी सही है। आओ बैठो बहू, तुम भी साथ बैठ कर खाओ। ये अपने आप को समझती क्या है? अब ये सबको बताएगी कि किसको क्या खाना है। 2 दिन बाद दोनों देवरानी जेठानी रसोई में काम कर रही थी। कितनी गर्मी है इस रसोई में, यहाँ तो चिमनी भी नहीं है। पापा ने भर भर के मुझे इतना दहेज दिया, पर पता नहीं कैसे वो चिमनी देना भूल गए। मैं आज ही उनको बोलती हूँ फटाफट एक चिमनी भिजवा दे। अरे सरिता, इन सब की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही ठीक है ना। देखो वो खिड़की खोल दो, फिर देखो बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। ज़रूरत है भाभी, और मेरे घर वाले इतने पैसे वाले हैं कि उनको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे एक बात बताओ, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तो ये घर तो एकदम खाली था, ना सोफे, ना वॉशिंग मशीन, ना एसी। क्या आपकी माँ बाप ने आपको दहेज में कुछ भी नहीं दिया? नहीं सरिता, उन्होंने मुझे ये सब कुछ नहीं दिया, पर हाँ मुझे खूब संस्कार दिए हैं जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। समझ गई, वो आपको कुछ और दे भी क्या सकते थे, जब होगा तभी तो देंगे। फटीचर घर की। कुछ कहा क्या सरिता? अरे कुछ नहीं, बस ऐसी ही। शाम को सरिता कमरे में अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। हेलो माँ। हाँ बोलो बेटा, कैसी हो? घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है माँ। अच्छा, मैंने आपको ये बोलने के लिए फ़ोन किया था कि तीज पर ना आप मेरे ससुराल भर भर कर सामान भिजवाना। देखो किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं इस घर की अमीर बहू हूँ तो मेरा रौब बना रहना चाहिए। हाँ बेटा, तो बिल्कुल चिंता मत कर। अब बताऊंगी इस फटीचर जेठानी को मैं, इसे भी तो पता चलना चाहिए कि मैं इतने रईस घर से आई हूँ। सरिता कभी भी अपनी जेठानी से ठीक से बात भी नहीं करती थी। वो उससे हमेशा ऐसे काम करवाती जैसे वो उसकी नौकरानी हो। सरिता की जेठानी चुपचाप सरिता के सब काम कर देती और कभी उसे चूं भी नहीं कहती थी। एक दिन जब उसकी सास ने देखा कि कैसे सरिता अपनी जेठानी से घर की सफाई करवा रही है तो उसे बड़ा बुरा लगा। सरिता के कमरे में जाने के बाद उसने मधु को अपने पास बुलवाया। ये सब क्या है बड़ी बहू? वो जब से आई है तुम्हारे साथ ठीक से बर्ताव नहीं करती और तुम हो कि बस चुपचाप सब सहे जा रही हो। जाने दो ना माँ जी, घर की तो काम है और सरिता अभी इस घर में नई नई आई है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कुछ भी बोल देने से कहीं उसको गुस्सा आ जाए और फिर राहुल परेशान हो। सरिता को थोड़ा वक्त देना ज़रूरी है, वो समय के साथ बदल जाएगी माँ जी। ठीक है बड़ी बहू, मैं तो यही चाहती हूँ कि घर में बस शांति बनी रहे। तीज के त्योहार के लिए घर में ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। सरिता और मधु दोनों के घर से तीज का त्योहार आता है। अरे माँ आप आ गई, आओ बैठो ना। अरे मौसी जी आप आओ बैठो ना। अरे बेटा, वो तुम्हारी माँ ने ये डब्बा दिया है। माँ देखा ना मेरी जेठानी की मौसी कैसे कपड़े पहन कर आई है। सच में तेरी जेठानी तो बहुत ही गरीब घर से लगती है। देखो ना, सामान भी कुछ खास लेकर नहीं आई। ये सब क्या है मौसी? कुछ नहीं, बस माँ का प्यार है। बस इतना सा प्यार? क्या मतलब? नहीं नहीं कुछ नहीं। ये देखो ना मेरी माँ मेरे लिए क्या क्या लेकर आई है। ये देखो, सोने का हार, मेरे लिए कितने सुंदर कपड़े हैं, इतने सारे गिफ्ट्स हैं। अरे शाम तक चिमनी भी भिजवा देंगे पापा। अरे इन सब की क्या ज़रूरत है बहन जी? अरे बहन जी, लड़की वाले तो जितना दे उतना कम है। वैसे भी इससे कम क्या ही लेकर आती मैं, मुझे तो लाने में भी शर्म आ जाती। लड़की के घर जाओ तो कम से कम इतना तो ले जाना बनता है ना मधु की मौसी जी?
हाँ हाँ, बिल्कुल सच कहा आपने। ये सारी बातें छोड़ो और चलो, खाने का टाइम हो गया है। चलकर टेबल पर बैठते हैं और बढ़िया सा खाना खाते हैं। सरिता, अब इन गरीबों के साथ बैठकर खाना भी खाना पड़ेगा क्या हमें? कर भी तो क्या सकते हैं माँ। सब लोग बैठकर साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सरिता की माँ और मधु की मौसी अपने घर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सरिता अपने मायके से आए सामान को लेकर बड़ा ही दिखावा करती है और अपनी जेठानी को सुनाने लगती है। भाभी, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो ना सरिता, क्या बात है? भैया तो दिखने में इतने स्मार्ट है, पढ़े लिखे हैं, इतना अच्छा कमाते भी हैं, तो फिर उनको तो कोई भी अच्छी सुंदर अमीर लड़की मिल जाती ना, तो उन्होंने आपको कैसे पसंद किया? या फिर कहीं आपने पैसे वाली पार्टी देकर उन्हें फंसा तो नहीं लिया था? माँ जी ने बताया था आप दोनों की लव मैरिज हुई थी, ऐसे ही कुछ था क्या? ये सब तुम क्या बोल रही हो सरिता? मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलती। कितनी बार तुम कुछ ऐसा बोल देती हो कि बुरा लगता है, पर फिर भी मैं चुप रह जाती हूँ। पर आज तुमने बहुत बड़ी बात बोल दी है। तुम जानती ही क्या हो हमारे रिश्ते के बारे में, जो ऐसे बोल रही हो कि पैसों के लिए शादी की है। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ। लड़कियाँ अक्सर पैसे वाले लड़के को फंसाकर शादी कर लेती है। आखिर कौन लड़का बिना दहेज की शादी करता है? मेरे माँ बाप को ही देख लो, कितना भर भर के दहेज दिया है, और आपके घर से तो एक सामान भी नहीं आया। आज की ही बात ले लो ना, आपकी मौसी वो एक डब्बा लेकर बेटी के घर आ गई। मेरी माँ तो ऐसे कभी ना जाती। तुम्हारी सोच को ना कोई नहीं बदल सकता। वो छोटी है और छोटी ही रहेगी। मधु वहाँ से चली जाती है। उस दिन सरिता की बातें उसे बहुत चुभ जाती है, पर फिर भी वो ये बात किसी को नहीं बताती। अगले दिन सरिता बड़ी तैयार श्यार होकर खड़ी थी। अरे बहू, ये सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही है सवारी? माँ जी, वो कल माँ आई थी ना, तो उन्होंने बताया कि पापा ने मेरे और इनके लिए 2 दिन का ट्रिप प्लान किया है। उन्होंने सारी बुकिंग करवा दी है, अपनी गाड़ी और ड्राइवर भी भेज दिया है। पापा ने कहा है कि सारा खर्चा उनकी तरफ से है। बस जल्दी जल्दी में मैंने पैकिंग कर ली और मैं आपको बता नहीं पाई। चलो बढ़िया है। शादी के बाद तुम दोनों कहीं घूमने भी नहीं गए, तो इसी बहाने तुम दोनों साथ में वक्त बिता पाओगे। बिल्कुल भाभी, वैसे अगर आपको हमारे साथ चलना हो तो आप चल सकती हैं। पैसों की चिंता मत करना, मेरे पापा के पास इतने पैसे हैं कि वो आपका खर्चा भी उठा लेंगे। हाँ, मुझे तो आपको देखकर बड़ा तरस आता है। भैया अक्सर काम से बाहर रहते हैं, इसलिए आप घूम नहीं पाती, और शादी के पहले तो आपके माँ बाप ने आपको बस पार्क ही घुमाया होगा। सरिता, तुम... अरे सरिता, तुम यहाँ खड़ी गप्पे क्या मार रही हो? बाहर ड्राइवर हॉर्न पर हॉर्न बजा रहा है। तुम औरतों की बातें ना खत्म नहीं होती। अरे मैं तो भाभी को बस अपने साथ आने के लिए ऑफर कर रही थी, वो बेचारी कहीं जा नहीं पाती ना। क्या है सरिता, तुम भी। चलो अब जल्दी। माँ, मैं चलता हूँ, आपको पहुँचकर फ़ोन करूँगा। अच्छा भाभी, आप ध्यान रखना। सरिता और राहुल गाड़ी में बैठकर 2 दिन के लिए ट्रिप पर निकल जाते हैं। जब वो ट्रिप से घूमकर आते हैं तो सरिता सबके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आती है। ये सब आपके लिए है, और भाभी ये साड़ी आपके लिए। मैंने हमेशा आपके पास सादी साड़ियाँ ही देखी है, आप इस बार त्योहार पर यही पहनना। ये तो काफ़ी महंगी लग रही है। तुमने इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए? मैंने नहीं खर्चे भाभी, ये सब तो पापा ने दिलवाया है। मम्मी और पापा भी हमारे साथ ही आए थे ना। अच्छा, मुझे तो लगा तुम दोनों ही गए हो बस। वही तो, जहाँ तो हम दोनों ही रहे थे, फिर अचानक उनका भी प्लान बन गया, बस फिर निकल पड़े सब साथ में। वहाँ ना हमने बहुत ही मज़े किए। आपने होटल मैरिट का नाम सुना है? 5 स्टार होटल है वो, बस वहीं रुके थे। क्या व्यू था वहाँ का, मज़ा ही आ गया। खाना तो पूछो ही मत। मैं तो बोलती हूँ आप भी अपने माँ बाप को वहाँ एक बार लेकर ज़रूर जाओ। पैसों की कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, मैं अपने पापा को बता दूँगी। मैं तो बस यही सोचती हूँ कि... तुम कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी हो सरिता, काफ़ी थक गई होगी, जाकर आराम करो। इतना बोलकर मधु वहाँ से चली जाती है और उसके बाद सरिता भी अपने सारे बैग उठाकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन घर पर एक वकील आता है। सरिता उससे पूछती है कि उसे क्या काम है, तो वो उसे कुछ नहीं बताता। मुझे बस आपकी सास से काम है, आप उन्हें बता दीजिए कि मैं आया हूँ। ओह अच्छा, ठीक है, मैं बताती हूँ। माँ जी, कोई वकील आपसे मिलने आया है। अच्छा, भेज दो उसको। ठीक है, पर वकील को आपसे क्या काम? अरे होते हैं कुछ ऐसे काम। तुम अपने कमरे में जाओ, ये माँ जी का काम है, वो देख लेंगी।
सरिता चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और तुरंत अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। हेलो माँ। हाँ बेटा, कैसी हो? घर पर सब कैसे हैं? दामाद जी कैसे हैं? उफ माँ, ये सारी बातें छोड़ो और मेरी बात सुनो। अरे ऐसा क्या हो गया बेटी? तो कुछ परेशान लग रही है। अरे माँ, बात परेशानी वाली ही है। पता है, अभी घर में एक वकील आया है। मैंने उससे पूछा कि माँ जी से क्या काम है, तो उसने बोला तुम्हारी सास को ही बताऊंगा। उसके बाद जब सासू माँ को बताने गई और उनसे पूछा कि वकील क्यों आया है, तो वो फटीचर जेठानी वहाँ गई और बोलने लगी तुम अपने कमरे में जाओ। ऐसी क्या बात थी जो तुम्हारे सामने नहीं हो सकती थी? यही तो सोचने वाली बात है माँ, कि उन्होंने मुझे कमरे में क्यों भेज दिया। और पता है, वो खुद मेरी सास और वकील के पास बैठी है। मुझे तो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है माँ। अरे क्या गड़बड़ हो सकती है? तो जल्दी जा और जाकर उनकी सारी बातें सुन। सरिता उनकी बातें दरवाजे से कान लगाकर छुप कर सुनने लगती है। देखिए, मकान तो नाम हो जाएगा, पर कुछ दिन और लग जाएंगे। अभी 1 हफ्ते की कोर्ट की छुट्टियां जो पड़ने वाली है। अरे वकील साहब, मुझसे इतना इंतज़ार नहीं हो पाएगा। आप इन छुट्टियों से पहले ही ये मकान नाम करवा दो बस। अरे मधु जी, इतने भी क्या जल्दी है आपको? ये काम आराम से ही ठीक लगते हैं। सब्र रखो, मकान नाम हो जाएगा। ठीक है, पर आप जल्दी की कोशिश करना। वकील वहाँ से चला जाता है, पर सरिता सारी बातें सुन चुकी थी। ये सारी बातें सुनकर उसके तो कान ही खड़े हो जाते हैं। वो झट से अपनी माँ को फ़ोन लगाकर सारी बात बताती है। उसके बाद अपने पति राहुल को फ़ोन लगाती है, पर वो मीटिंग में होता है, इसलिए बात नहीं कर पाता। सरिता के दिमाग में इतनी उथल पुथल चल रही थी कि उससे बिल्कुल सब्र नहीं होता। वो अपनी माँ के कहने पर अपने जेठ के आने का इंतज़ार करती है, और जब उसका जेठ शहर से वापस लौटता है तो सरिता का गुस्सा आग के गोले की तरह फूट पड़ता है। आ गए आप? अब बात करूंगी सबसे। ये जो चल रहा है ना आप दोनों का, वो सब मैं नहीं होने दूंगी। अरे क्या बात हो गई सरिता, ऐसा क्यों चिल्ला रही है? हुआ क्या है? हुआ क्या है? अभी पता चल जाएगा। ये फटीचर घर से आई जेठानी जो तेजपना दिखा रही है ना, वो सब आज मैं सबके सामने ला दूंगी। मैंने इसके और अपने माँ बाप को फ़ोन कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। क्या? मेरे माँ बाप? पर क्यों? उनको भी तो पता चले कि उनकी बेटी कैसे पूरी प्रॉपर्टी हड़प करना चाहती है। और हाँ, क्या पता ये उनकी ही साजिश हो। मेरे माँ बाप चुप नहीं रहेंगे। सरिता, सरिता हमारी बच्ची, देखो ना माँ, कितनी तेज निकली है फटीचर घर की। चुपके से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। ऐसा कुछ नहीं है सरिता, तुम गलत समझ रही हो। मैंने वकील को बात करते खुद सुना है। उसे बोल रही थी ना, जल्दी से नाम करवाओ, जल्दी से नाम करवाओ। सब लोग सरिता को समझा रहे थे, पर सरिता का पारा तो इतना हाई था कि वो किसी की सुनने को राजी नहीं थी। इतने में घर के दरवाजे पर फिर से कोई आता है। सरिता देखती है 2 बहुत ही रईस आदमी और एक औरत दरवाजे पर खड़े थे। अरे सर जी, आप, मैम, आप दोनों यहाँ कैसे? अरे तुम यहाँ कैसे? ये तो मेरी बेटी का ससुराल है, वो रही मेरी बेटी। पर आप यहाँ किसको जानते हैं? पापा, पापा। पापा? ये इसके पापा है? मेरा बॉस इसकी जेठानी का बाप है। हमारे पास तो एक फ़ोन आया तो हम बस तुरंत फ्लाइट पकड़कर यहाँ चले आए। क्या पापा, आप भी? पहली बार तो माँ स्विट्ज़रलैंड गई थी, और वो भी आपने इनको ठीक से देखने नहीं दिया। अरे कोई नहीं ना बेटा, स्विट्ज़रलैंड कौन सा अपनी जगह से भागा जा रहा है। हम फिर चले जाएंगे। ये सब क्या चल रहा है, कोई मुझे बताएगा? ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? अजीब बात करती हो तुम। ये मेरे पापा है तो है, इसमें हो सकते वाली बात कहाँ से आ गई? ये तो किड लाइक्स के मालिक है ना, जहाँ मेरे पापा नौकरी करते हैं। एक बहुत ही अमीर आदमी जिनको पूरा शहर जानता है। और तुम बोलती हो कि ये तुम्हारे पापा है? तुम तो एक फटीचर गरीब घर से हो ना, तो ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? किसने कहा तुझे कि वो गरीब घर से है? बस इसलिए क्योंकि वो सादी तरह से जीवन जीती है और कोई दिखावा नहीं करती। अरे पर वो उस दिन इनकी मौसी तो ऐसे पुराने कपड़ों में आई थी, और वो भी एक डब्बा लेकर। वो मौसी दरअसल इनके घर की देखभाल करती है, और ये लोग उसे घर का सदस्य मानते हैं। इसके माँ बाप विदेश में थे, तो वो त्योहार देने आई थी, और उस डब्बे में पता है क्या था? एक हीरे का हार, जो मधु ने इसलिए तुम्हें नहीं दिखाया कि तुम्हें ऐसा ना लगे कि वो तुमको नीचा दिखाना चाहती है। तो अगर ये इतनी अमीर है, तो फिर इनके घर से दहेज क्यों नहीं आया? जब मैं आई तो ये घर बिल्कुल खाली था।
यह घर इसलिए खाली था बहू क्योंकि थोड़े दिन पहले ही हमने लिया था। और हाँ, ये बात सच है कि इस घर में बहू के मायके से कोई फ्रिज या वॉशिंग मशीन नहीं आई, क्योंकि उसके माँ बाप ने सच में दी भी नहीं। पर जिस घर में तुम खड़ी हो ना बहू, ये घर जरूर इसके माँ बाप ने दिया हुआ है। ये सुनकर सरिता और उसके माँ बाप के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है और सबके सब सुन पड़ जाते हैं। और हाँ, जो वकील की बातें तुमने सुनी है ना, तो पूरी ही सुन लेती। मधु प्रॉपर्टी अपने नहीं बल्कि मेरे नाम पर करने की बात कर रही थी, क्योंकि अभी तक इस घर के कागज नहीं हुए हैं। हे भगवान, मैं तो आज तक यही समझती रही कि मैं ही एक अमीर घर से हूँ और हमेशा जेठानी जी को नीचा दिखाती रही। ये चाहती तो 1 मिनट में मेरी बोलती बंद कर सकती थी, पर इन्होंने कभी भी मुझे कुछ नहीं बोला। यही तो बड़प्पन है उनका सरिता, तुमको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी छोटी बहन जैसी है। नहीं, मुझे माफ़ कर दो। मेरी गलतियाँ, मेरी बातें जो मैंने आपको कही वो माफ़ी के काबिल तो नहीं है, पर फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो भाभी। मधु सरिता को उठाकर गले से लगा लेती है। सरिता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसके मन में अपनी जेठानी के लिए इतनी इज्जत बढ़ जाती है कि वो हमेशा उसको अपनी बड़ी बहन समझती है। एक छोटे से शहर में सुनील अपनी माँ कमला के साथ रहता था। सुनील एक समझदार और पढ़ा लिखा लड़का था। उसकी माँ कमला एक घरेलू सोच वाली महिला थी। सुनील की इच्छा थी कि वो एक मॉडर्न लड़की से शादी करे जो कि नौकरी भी कर सके, लेकिन कमला उसकी सोच से बिल्कुल अलग एक घर संभालने वाली और मर्यादा में रहने वाली बहू चाहती थी। बेटा सुनील, तुम्हारी शादी की उम्र निकलती जा रही है। तुम आप बस जल्दी से शादी कर लो ताकि मैं भी चैन से आराम कर सकूं। ठीक है माँ, लेकिन मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो नौकरी करती हो और अपने करियर में सफल हो। जब ऐसी लड़की मिल जाएगी तो मैं शादी कर लूँगा। क्या कहा तुमने बेटे? अरे बहू का काम घर संभालना होता है, ना कि बाहर काम करना। मेरे घर में वही आएगी जो मुझे पसंद होगी, और मुझे कमाओ बहू बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे माँ, अब ज़माना बदल गया है। अब लड़कियां भी अपने करियर में सफल होना चाहती है, और अच्छा ही है ना कि आपकी बहू कमाए। मैं और वो दोनों कमाएंगे और घर को अच्छे से चलाएंगे। मॉडर्न लड़की, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा सुने? जानता भी है मॉडर्न लड़की जब नौकरी करके घर में पैसा लाती है तो समाज वाले क्या कहते हैं। मुझे जमाने भर से यही ताना मिलेगा कि हम बहू की कमाई खा रहे हैं। माँ, शादी मुझे करनी है, समाज को नहीं, और मैं शादी एक मॉडर्न लड़की से ही करूंगा बस। मैं इस घर में बहू बनाकर किसी मॉडर्न लड़की को नहीं बल्कि गांव की भोली भाली लड़की को लाऊंगी जो मेरी घर की मर्यादाओं का पालन करने वाली हो, और इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगी। अगले दिन कमला मंदिर में बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। हे प्रभु, हे दीनानाथ, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दो ताकि उसको मेरी बात समझ में आए और वो मेरी मनपसंद लड़की से ही शादी करे, वरना मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह जाऊंगी समाज में। कमला अपने घर आती है जहां सुनील अपनी माँ से कहता है, माँ जल्दी से मेरा टिफिन दे दो, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी। ये क्या माँ, सुबह से ही आपने मुंह लटका रखा है। बेटा, मैं भी एक गृहस्थ महिला हूं, तो क्या समाज में मेरा कोई वजूद नहीं है? मैंने कितने प्यार और त्याग से तुझे पाला है, लेकिन आज तुझे मेरी बात की कोई कदर नहीं है। ठीक है माँ, मैं शाम को इस बारे में बात करूंगा, अभी मुझे लेट हो रहा है। सुनील ऑफिस में बैठा अपनी माँ की बातों को याद करके इमोशनल हो रहा था। माँ सही तो कहती है, उन्होंने पापा के बिना मेरी परवरिश कितनी कठिन परिस्थितियों में की है। मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए। वैसे भी उनके सपने से ज़्यादा बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो अब मैं माँ की पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा। शाम के समय, अरे आ रही हूं भाई, कौन इतनी तेज दरवाजा पीट रहा है? सॉरी माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे आपकी भी बात समझनी चाहिए थी। अरे क्या हुआ बेटा, और आज तो इतनी जल्दी कैसे आ गया? माँ, मैं तुम्हारी सब बात मानूंगा। तुमको मेरी जहाँ शादी करवानी है करवा दो, मैं तुम्हारी पसंद की लड़की से शादी कर लूँगा। मैं वहीं खुश हूँ जहाँ आप। जीता रहे मेरा लाल, आज तूने मुझे बहुत सारी खुशियाँ दे दी है बेटा। अगले दिन कमला अपनी पड़ोसन विमला से सुनील के लिए लड़की की बातचीत करती है। अरे कमला, मैंने सुना है सुनील की शादी की बात चल रही है, कोई लड़की देखी तूने? हाँ, लेकिन मुझे ना एक घरेलू लड़की चाहिए जो मेरे घर का ध्यान रखे। जैसे मैंने अभी तक सब चलाया है,
आगे भी वो चलाए। सही है। वैसे भी आजकल की लड़कियां तो बस नौकरी करना चाहती हैं। बताओ भला नौकरी क्यों करनी है जब पति अच्छा खासा कमा रहा है? पैसों की तो कोई कमी है नहीं। हाँ, मुझे भी यही चिंता है कि आज के समय में हमारी परंपराएं निभाने वाली लड़की कैसे मिलेगी। ऐसी लड़की मिलना भी बहुत मुश्किल है। बहुत खोजबीन के बाद कमला सुनील की शादी गांव की एक भोली भाली मधु नाम की लड़की से करवा देती है। देख बेटा, मैंने तेरे लिए कितनी सुंदर लड़की पसंद की है और ये घरेलू भी है। अब मेरे बाद यही इस घर को चलाएगी। माँ, आपने जो पसंद किया सही किया होगा। मैं खुश हूं कि आपको आपकी पसंद की बहू मिल गई। और मैं अपने बेटे की शादी किसी भी लड़की से करा देती क्या? अब लाई हूं ना मैं लाखों में एक बहू। माँ, अब तो आप खुश हो ना कि मैंने आपकी पसंद की लड़की से शादी कर ली? अरे हाँ बेटा, बहुत खुश हूँ। मेरी बहू लाखों में एक है। हीरा ढूंढ के लाई हूं मैं अपने बेटे के लिए। आज तो मुझे सारे जमाने की खुशियां मिल गई है। तभी कमला मधु से कहती है, बेटा, आज से ये घर तुम्हारा है। इसे अच्छे से संभालना। ये लो घर की चाबियां। जी माँ जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको कभी शिकायत का मौका ना दूं। देखा सुनील, ये होते हैं घरेलू बहू के लक्षण। मुझे बस ऐसी ही बहू चाहिए थी। मैं तो अब गंगा नहा ली। जी माँ, आपकी खुशी में ही मैं खुश हूँ। अब मधु अपने ससुराल में आराम से रहने लगती है और ससुराल का सारा काम संभाल लेती है। माँ, मैं सब संभाल लूंगी, आप जाइए आराम करिए। बहू के होते हुए भला आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है बेटा, लेकिन अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताना। हाँ, अब से ये घर और हम सब तुम्हारे ही है। ज़्यादा संकोच मत करना। ठीक है माँ जी, मुझे कुछ चाहिए होगा तो बता दूंगी। देखा, यही होती है संस्कारी बहू। अगर मैं बेटे की सुनती तो वो ले आता मटकने वाली मॉडर्न बहू। वो थोड़ी ना करती मेरी इतनी सेवा। सही किया मैंने जो मधु को अपनी घर की बहू बना लिया। अब मेरा बुढ़ापा आराम से बीत जाएगा। सुनील की शादी के बाद कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता रहता है, लेकिन धीरे धीरे मधु और कमला के बीच में टकराव होने लगता है। माँ जी, अब सारा दिन घर में खाली बैठी रहती हूँ, आप भी कुछ काम कर लिया करो। सारा काम मुझसे अकेले से नहीं संभलता। और इतना खाली कोई इंसान कैसे बैठ सकता है? बैठ बैठ के थक नहीं जाते हो आप? थोड़ा हिल लिया करो। क्या कहा? मुझे काम सिखा रही हो? तुम अपना काम करो, मुझे मत सिखाओ। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ये सोच रही थी कि हम साथ में काम करें तो अच्छा रहेगा ना, काम जल्दी निपटेगा। चलिए माँ जी, साथ में खाना बनाते हैं। अरे नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी। तुम्हारा काम है, तुम करो। और अब तक तो मैं अकेले ही सब काम संभालते आई हूं। तू कल की आई लड़की मुझे काम के लिए बोल रही है। मैं आज ही अपने बेटे से बोलकर तेरी खाट खड़ी करती हूँ। अरे माँ जी, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि आप थोड़ा बहुत काम करोगी तो आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी ना। अरे भाई, मैं तो आपके भले के लिए बोल रही हूँ। मुझे समझाने की कोशिश मत कर बहू। और तुम क्यों मुझे बार बार काम के लिए कहती हो? अपने काम पर ध्यान दो। मुझे क्या करना है क्या नहीं ये तुम मुझे नहीं बताओगी। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आपको मेरी बात नहीं सुनी तो मत सुनो। चुप रहो, चुपचाप काम करो अपना। अब अगर ज्यादा कुछ बोली ना तो अच्छा नहीं होगा। कमला मधु पर चिल्लाकर वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। इसी बीच कमला की पड़ोसन विमला का आना जाना शुरू हो जाता है और वो कमला के कान भरने लगती है। और सुनाओ कमला बहन, कैसी हो? सास बनकर मजे ले रही हो ना? सास बनने का भी ना अपना ही सुख है। ठीक है विमला, आओ बैठो। काहे का सुख बस चल रहा है। तुम बताओ कैसी हो? मैं तो एकदम बढ़िया। वैसे मेरी छोड़ो, तुम्हें पता है कमला बहन, मैंने कल तुम्हारी बहू मधु को बाजार में देखा था। अच्छा, तो ये कौन सी बड़ी बात है? अरे कमला बहन, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी बहू ना बड़ी घमंडी है, एकदम नकचड़ी। अरे ये क्या कह रही हो? मेरी बहू ऐसी नहीं है। मतलब मुंह फट है थोड़ी सी बस। अरे सच कह रही हूँ बहन, मैंने उसे आवाज दी लेकिन उसने मुझे देखकर अनदेखा कर दिया, जैसे मैं उसे काट ली थी। तेरी बहू में ना कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है, मधु है ही ऐसी। मुझे अब उस पर ध्यान रखना होगा। अच्छा कमला बहन, अब मैं चलती हूँ। तुम अपनी बहू पर नजर रखो, हाँ, कहीं हाथ से निकल ना जाए। फिर मत कहना मैंने बताया नहीं। अरे हाँ हाँ ठीक है। विमला की बातें सुनकर कमला मधु पर संदेह करने लगती है और उन दोनों के बीच दूरियां और बढ़ने लगती है। तभी उसकी दूसरी पड़ोसन
सीमा उससे मिलने आती है। अरे बहू, मौसम आजकल थोड़ा ठीक है तो अचार बनाकर डाल दे। अरे माँ जी, ये छोटे मोटे काम तो आप ही कर लिया करो। तू मेरी सास है या मैं तेरी सास हूं? माँ जी, मैं तो बस अचार के लिए कह रही थी। आज तो पानी सर से ऊपर चला गया है। आज तुझे सबक सिखा कर रहूंगी। दोनों की बहस होने लगती है। इतने में सुनील भी अपने काम से वापस आ जाता है और दोनों को लड़ते हुए देखकर कहता है, अरे क्या हुआ, आप दोनों ऐसे लड़ क्यों रही हो, क्या बात है? अजी कुछ नहीं, आप आराम से जाओ, नहा धो लो। ये हम सास बहू के बीच की बात है, हम खुद देख लेंगे। अरे ऐसा कैसे? पहले तू अपनी बीवी की करतूत तो सुनता जा। तेरी बीवी तेरे पीठ पीछे क्या क्या बोलती है मुझे। मधु, ये सब क्या चल रहा है? और माँ ये सब क्या कह रही है? ऐसा तुमने क्या कहा माँ को? अब चलाना अपनी कैची जैसी जुबान। अब तेरे मुंह में कौन सी दही जम गई है जो आवाज नहीं निकल रही? माँ जी तो बस बात का बतंगड़ बना रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा माँ जी आपको बता रही हैं। अच्छा माँ, तुम ही बताओ बात क्या है, हुआ क्या है? अरे ये कल की आई लड़की मुझे काम करने के लिए बोलती है। ऐसा कुछ नहीं है जो माँ जी कह रही हैं। माँ जी की हेल्थ सही रहे इसीलिए मैंने उनको कहा कि थोड़ा एक्सरसाइज करें ताकि वो फिट रहे, लेकिन उन्हें तो सब गलत ही लगता है। गलती मेरी है, मुझे माँ जी के लिए अच्छा सोचना ही नहीं चाहिए था। अच्छा ठीक है माँ, मधु आपके भले के लिए ही तो कह रही है, आप उसकी बात मान क्यों नहीं लेती? ये लो, अब मेरा बेटा भी अपनी बीवी की जुबान बोल रहा है। बस यही देखना बाकी रह गया था। माँ, आप दोनों का रोज का यही है। अब से ना मैं आप दोनों को कुछ भी नहीं बोलूंगा, जो आपको ठीक लगे करो। ऐसा कहकर सुनील वहां से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। ऐसे ही एक दिन कमला बाहर बैठी थी, तभी वहां सीमा आ जाती है और कहती है, अरे कमला बहन, आज दरवाजे पर कैसे बैठी हो? ऐसा क्या ही कर दिया आपने जो आपको घर के बाहर बैठना पड़ा? अरे कुछ नहीं सीमा, बस ऐसे ही थोड़ी ठंडी हवा खा रही थी। मैं घर की मालकिन हूं, मुझे कौन बाहर करेगा। अच्छा अच्छा, मुझे लगा तुम्हारी बहू ने तुमको घर से निकाल दिया। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बहू तो बहुत आज्ञाकारी है। मेरी बहू घर में ही रहती है और मेरा कहा सब मानती है। आखिर मेरी पसंद की बहू है। हाँ हाँ बहन, मैं तो मजाक कर रही थी। सीमा अपने गले में पहना हार कमला को दिखाने के लिए उसको बार बार सही कर रही थी। अरे वाह सीमा, तुम्हारा हार तो बहुत सुंदर है। पूरे 1 लाख का है। मेरी बहू ने मुझे गिफ्ट किया है। अच्छा, तुम्हारी बहू ने गिफ्ट किया है? हाँ बहन, क्या बताओ, मेरी बहू तो बहुत मॉडर्न है। नौकरी करके खूब पैसा कमाती है और अपने पति का घर चलाने में साथ देती है। यह तो बहुत अच्छी बात है बहन। कमला को लगता है कि उसने अपने लड़के की बात न मानकर गलत किया, इसलिए वो सुनील से बात करने उसके कमरे में जाती है। अरे माँ, आओ बैठो। अरे मुझे बुला लिया होता। अरे नहीं बेटा, मुझे ना तुमसे बहू के बारे में बात करनी है। कहो माँ। बेटा, आजकल पता नहीं बहू को क्या हुआ है, किसी काम में उसका मन ही नहीं, उल्टा मुझसे काम करवाने को कहती रहती है। माँ, मधु आपकी पसंद की है तो ये सब अब आप ही संभालो। वैसे भी मुझे ऑफिस की बहुत टेंशन रहती है। बेटा, लगता है मैंने तेरी बात ना मानकर गलती की है। मुझे तेरी पसंद से ही शादी करनी चाहिए थी। शायद मॉडर्न और पढ़ी लिखी बहू होती तो ये सब ना होता, और वो नौकरी करके घर चलाने में भी तेरी मदद करती। माँ, ये सच है, लेकिन अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ सही कहा बेटा, अब कोई फ़ायदा नहीं। चल तू सो जा, मैं भी सोने जाती हूँ। ठीक है माँ। कमला मधु को लेकर परेशान होती है और दूसरी तरफ जैसे जैसे समय बीतता है विमला का गॉसिप करना जारी रहता है। कमला, तेरी बहू तो बहुत चालाक है। उसने मुझे बाजार में फिर से अनदेखा कर दिया। अरे वो ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने सुनील से बात भी की थी, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। हाँ कमला बहन, मुझे लगता है सुनील को भी उसने तुम्हारे खिलाफ भड़काया होगा। तुम अपने आप को समझती क्या हो? इतना घमंड अच्छा नहीं है। क्या हुआ माँ जी, मैंने क्या किया ऐसा? तुमने बाजार में विमला को अनदेखा किया और सुनील को मेरे खिलाफ भड़काया। नहीं तो माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे झूठ तो मत बोल तू। झूठ? माँ जी, मैं झूठी तो नहीं हूं ना। ऐसा क्यों बोल रही हैं आप मुझे? मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। माँ जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। आज से तुम्हें सारे काम अकेले ही करने होंगे।
मैं किसी काम में तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। अब मधु पूरा दिन घर के कामों में व्यस्त रहने लगी और एक दिन जब कमला किचन में थी तो मधु उसके पास बात करने गई। माँ जी हुआ क्या है, आप मुझसे इतनी नाराज क्यों हैं? कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। माँ जी अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे बता दीजिए, मैं सुधारने की कोशिश करूंगी। लगता है मधु सच में सुधरना चाहती है। माँ जी मैं सच में आपकी मदद करना चाहती हूँ, हम सब साथ मिलकर इस घर को संभाल सकते हैं। चलो ठीक है, हम साथ में काम करते हैं बस। जी माँ जी। अब जैसे जैसे समय बीतता है मधु और कमला एक दूसरे को बेहतर समझने लगती हैं और उनके बीच सुलह की शुरुआत होती है। बहू, तुम्हारे बिना ये घर अधूरा है। माँ जी आप मेरे लिए मेरी माँ जैसी हैं और मैं आपको ऐसे नाराज नहीं देख सकती। माँ और मधु, आप दोनों को ऐसे साथ देकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ बेटा, परिवार का मतलब ही साथ रहना होता है। अब हम सब एक साथ रहेंगे और खुशहाल जीवन जिएंगे। जी माँ जी। सब कुछ सही होने पर सुनील कमला से वो क्यों नाराज रहती थी ये पूछता है। माँ मुझे लगता है अब जब आप दोनों आपस में बात करने लगे हो तो अपनी पुरानी गलत फहमियों को भी दूर कर लीजिए। हाँ बेटा, सही कहा। माँ जी आप मुझसे इतने दिनों से नाराज क्यों थी? अरे बहू, मुझे विमला ने तुम्हारे लिए भड़काया था। तुम बहुत घमंडी हो ऐसा कह रही थी। माँ अगर आप अपने गुस्से और अहंकार को छोड़ देती और सीधे आकर मधु से बात कर लेती तो ये सब तो नहीं होता। हाँ बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। माँ जी बाहर के लोगों का ना काम ही होता है दूसरों के घरों में लड़ाई करवाना। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। ना ना माँ जी आप ऐसा मत कहिए, मैं आपकी बहू नहीं बेटी हूँ, इसलिए आप मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। अब हम सब मिलकर इस घर को खुशियों से भर देंगे। हाँ बेटा। सुनील, मधु और कमला ने अपने परिवार को फिर से एकजुट किया और अब वो सब मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। कमला ने भी अपनी गलतियों को समझा और अब विमला से गॉसिप करना छोड़ दिया। सुनील ने भी मधु को दिल से अपना लिया और परिवार में एकता और समझदारी की भावना मजबूत होने लगी और सभी एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगे।